हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं S1 S6 टाइप के जो लंबे वाले पैराजंबल्स होते हैं उनका एनालिसिस। पैटर्न फिर से सेम रहने वाला है कि आपकी स्क्रीन पे सवाल आएगा, आप वीडियो को पॉज करेंगे, अपना आंसर ट्राई करेंगे, फिर मेरा सोल्यूशन देखेंगे। मैं बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के सवाल हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर से। लिखा है कि ये S1 और S6 जिसको मैंने हाईलाइट किया है येलो कलर से, ये अपनी जगह पे फिक्स्ड है। लिखा है वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग हु हैड अ वंडरफुली नाइस गार्डन। एक बार की बात है, एक राजा था जिनके पास एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा था। S6 जो लास्ट नंबर होगा, लिखा है इन द ट्रीज लिव्ड अ नाइटिंगेल दैट sang so sweetly that all who passed by stood still and listened। लिखा है कि पेड़ में एक नाइटिंगेल रहती थी जो इतना प्यारा गाती थी, इतना खूबसूरत गाती थी कि जो भी वहां से गुजरते थे वो खड़े होकर सुनते थे। ये लास्ट है ना, S1 वाला फर्स्ट है। बीच का एक बार पढ़ लेते हैं। पी में है इन द मिडल ऑफ द गार्डन देयर वाज अ फॉरेस्ट विथ टॉल ट्रीज एंड डीप लेक्स। लिखा हुआ है गार्डन के बीच में एक जंगल था जिसमें बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और बहुत गहरा लेक था। क्यू में है इन दिस गार्डन वर टू बी सीन द मोस्ट वंडरफुल फ्लावर्स विथ सिल्वर बेल्स टाइड टू देम। लिखा है इस गार्डन में क्या दिखता था, इस गार्डन में दिखता था बहुत ही ज्यादा दुनिया के सबसे खूबसूरत फ्लावर्स और जिसमें सिल्वर बेल्स थे उनमें बंधे हुए। आर में द गार्डन वाज सो लार्ज दैट इवन द गार्डनर हिमसेल्फ डिड नॉट नो वेयर इट बिगैन एंड वेयर इट एंडेड। गार्डन इतना बड़ा था कि खुद गार्डनर को भी नहीं पता था कि ये कहां से शुरू होता और कहां पर खत्म होता। एस में है दीज बेल्स ऑलवेज साउंडेड सो दैट नोबडी शुड पास बाय विदाउट नोटिसिंग द फ्लावर्स। ये जो बेल्स हैं ये हमेशा आवाज करते थे ताकि जो वहां से गुजर रहे हैं वो बिना इन फ्लावर्स को नोटिस किए बिना वहां से ना गुजरे। ये पूरा का पूरा हमारा अरेंजमेंट है। अब देखो, इसको बनाने का आपका अपना तरीका हो सकता है। मैं बार बार ये चीज समझाता हूं कि आप अपने अपने तरीके से बना सकते हो। माफ कीजिएगा। हो सकता है कि आपको ऑप्शन से बनाना पसंद हो सकता है आपको S1 या S6 पकड़ के बनाना पसंद हो। आप जिस भी तरीके से बनाओ, ठीक है। मतलब है ये है कि समय पे बन जाना चाहिए, एग्जाम में बहुत टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए और सही बनना चाहिए। मतलब फास्ट एंड एक्यूरेट आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। मैं नॉर्मली क्या तरीका प्रीफर करता हूं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स उनको पता है, मैं हमेशा पेयरिंग का तरीका प्रीफर करता हूं, ठीक है। मतलब मैं कोशिश करता हूं कि किसी तरीके से कोई पेयर बन जाए ताकि मैं ऑप्शन से उसको एलिमिनेट कर पाऊं। जब मैं इसको पढ़ रहा था, आप भी जब पढ़ रहे होगे, तो एक पेयर जो मुझे बहुत क्लियरली यहां पर नजर आ रहा था वो था क्यू में। क्यू में लिखा था सिल्वर बेल्स के बारे में, बेल्स की बात कही जा रही थी। और एस में लिखा गया था दीज बेल्स। अगर आप देख पा रहे हो यहां पे दीज का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है पहले जरूर बेल्स का जिक्र हुआ होगा। कहां जिक्र हुआ था? क्यू में हुआ था। उसके बाद क्या होगा? एस में उन बेल्स के बारे में बोला जा रहा है। तो हमें नहीं पता कि ये शुरू में होगा कि आखिर में होगा कि बाद में होगा कि बीच में होगा, पर हमें यह पता है कि क्यू के बाद एस होना चाहिए। क्यू के बाद एस होना चाहिए, आई। क्यू के बाद पी है, नहीं हो सकता। क्यू के बाद आर है, नहीं हो सकता। क्यू के बाद एस है, हो सकता है। क्यू के बाद पी है, नहीं हो सकता। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। आपको ये तरीका ठीक लगा तो आप इस तरीके से बनाओ, आपको कोई और तरीका ठीक लगे आप उस तरीके से बनाओ। सेकंड नंबर पर आते हैं। लिखा है वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स द लर्निंग ऑफ अ न्यू लैंग्वेज टीचेस यू इज दैट लैंग्वेजेस कम्स फ्रॉम द रीजन ऑफ द अनकॉन्शियस। लिखा है कि जो सबसे पहली चीज, मतलब बहुत सारी चीजों में जो पहली चीज आप जब कोई नई भाषा सीखते हैं तो आपको पढ़ाया जाता है, वो ये है कि कोई भी भाषा है ना, वो हमेशा अनकॉन्शियस रीजन से आती है। अनकॉन्शियस रीजन का मतलब आप कॉन्शियसली जहां पे मतलब अपने सोच से आप कुछ नहीं कह रहे, वहां से आता है। ये जो आप सोच नहीं पा रहे वहां से आता है। S6 में द टेस्ट ऑफ हाउ मच यू नो इज हाउ मच यू कैन से विदाउट हैविंग टू थिंक हाउ यू आर गोइंग टू से इट। आपको कितना आता है, इस बात को जज इस तरीके से किया जाता है कि आप कितना बोल सकते हो बिना सोचे, ठीक है। मतलब रुक रुक के नहीं, सोच कर नहीं, बिना सोचे आप कितना बोल सकते हो, यह बताता है कि आपको कितना आता है। S6 लास्ट है, S1 फर्स्ट है। PPI what is often meant by thinking in a language is really the ability to use it without thinking about it। अक्सरा कहा जाता है भाषा में थिंकिंग इन अ लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज में जो थिंक करने की जो बात कही जा रही है, इसका एक्चुअल मतलब ये होता है कि आप
कैसे यूज कर सकते हैं इस एबिलिटी को बिना इसके बारे में सोचे। क्यों में है, वी ग्रोन अप पीपल हैव टू फिल्टर इट थ्रू आवर माइंड्स अ मच मोर लेबोरियस प्रोसेस। हम जो अडल्ट लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, हमें अपने दिमाग से इसे फिल्टर करना पड़ता है, जो कि एक बहुत मेहनत वाला काम है। आर में है, दैट इज वाई चिल्ड्रन लर्न अ न्यू लैंग्वेज सो एफर्टलेसली इट कम्स स्ट्रेट फ्रॉम देयर इंस्टिंक्ट्स। लिखा हुआ है, इसीलिए जो छोटे बच्चे हैं वो किसी भी भाषा, नई भाषा को बहुत आराम से सीख लेते हैं, क्योंकि वो सीधा सीधा उनके इंस्टिंक्ट से आता है। आसान भाषा में समझाओ तो उनके दिल से आता है। आगे बढ़ेंगे एस में, बट वी कैन नॉट से दैट वी नो अ लैंग्वेज और नो व्हाट वी हैव स्टडीड ऑफ इट अंटिल वी कैन यूज इट इंस्टिंक्टिवली। लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम एक भाषा जानते हैं या हमने एक भाषा पढ़ी है अगर हम इसको इंस्टिंक्टिवली नहीं यूज कर पाते, विच मीन्स हम लोग इसको इस तरीके से नहीं यूज कर पाते कि हम रुक रुक कर सोचे ना कि हमें क्या बोलना है। ठीक है, खुद ब खुद नहीं आता हमें। आई तो ये पूरा कंटेक्स्ट क्या है कि भाषा के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, कि अगर आप बिना सोचे समझे तो नहीं, पर बिना सोचे अगर आप, बिना रुके अगर आप कोई भाषा बोल सकते हैं तो आप एक्चुअल सेंस में कह सकते हो कि आपको वो भाषा आती है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ये भाषा आपको नहीं आती है। ठीक है, आइए कहीं पे कुछ पेयरिंग बनने का सेंस दिखा क्या? यहां पे देखना, मुझे आर में थोड़ा सा लग रहा था पेयर बन सकता है। लिखा हुआ है दैट इज वाई, इस वजह से चिल्ड्रन लर्न अ न्यू लैंग्वेज सो एफर्टलेसली। इसीलिए जो बच्चे हैं वो बहुत एफर्टलेसली भाषा सीख सकते हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा इनके इंस्टिंक्ट से आता है। क्या इसके पहले कहीं पर इंस्टिंक्ट की बात की गई थी क्या? S1 में बोला गया था जो पहली चीज हमें नई भाषा में सीखनी होती है वो ये है कि लैंग्वेजेस जो हैं वो अनकॉन्शियस रीजन से आते हैं, वैसे रीजन से आते हैं जहां सोचने समझने की का पावर या कैपेसिटी नहीं होती। सेकेंड नंबर में बोला गया था कि सबसे पहले हम जब भाषा सीखना स्टार्ट करते हैं तो यह सिखाया जाता है कि लैंग्वेजेस अनकॉन्शियस रीजन से आ रहे हैं। आर में बोला गया था इसीलिए, यह किसी चीज का कारण बता रहा था, इसीलिए बच्चे किसी भी भाषा को बहुत एफर्टलेसली सीख लेते हैं, क्योंकि यह सीधा सीधा उनके इंस्टिंक्ट से आता है, वो कॉन्शियस होकर नहीं बोलते। जिसका मतलब है ये तो लग रहा है हमें कि आर से शुरू होना चाहिए। कोई और पेयरिंग, मान लो ये वाला आप नहीं बना पाए, कोई और पेयरिंग बन रहा था क्या? मुझे एक पेयरिंग और दिख रहा था। क्या पेयरिंग दिख रहा था? लिखा हुआ था कि बच्चे भाषा बहुत आसानी से सीख लेते हैं। इसका कंपैरिजन किया गया था क्यों के साथ, अगर आप समझ पाए हो कि हम, लेकिन जो बड़े लोग हैं ना, हम अपने माइंड से इसे फिल्टर करते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा लेबोरियस प्रोसेस है। तो आर में बोला गया था कि बच्चे बहुत आसानी से भाषा सीख लेते हैं क्योंकि ये सीधा इनके दिल से आता है। और अगले ही लाइन में बोला गया लेकिन हम जो बड़े लोग हैं, हम बड़े लोगों को बहुत मेहनत वाला काम है, क्योंकि हम फिल्टर कर कर कोई भाषा बोलने की कोशिश करते हैं। जिसका मतलब है आर के बाद क्यों होना चाहिए था। अब मैं एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहा हूं जिसमें आर से शुरू हो, मतलब S1 के बाद हो, और क्यों हो। आर क्यों होना चाहिए, आर क्यों नहीं है, आर पी नहीं है, पी क्यों नहीं है, आर क्यों है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप डायरेक्टली आर क्यू से भी अगर ढूंढते तो यहां आर के बाद पी था, यहां आर के बाद पी था, यहां आर के बाद कुछ नहीं था, यहां पर आर के बाद क्यू था। आपको जो पेयरिंग ठीक लगे आप वहां से बना सकते थे। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, थर्ड नंबर, फॉर 17 years शी हैड लेड अ शेल्टर्ड लाइफ इन द कॉन्वेंट। 17 सालों तक उन्होंने कॉन्वेंट में एक शेल्टर्ड लाइफ जिया। S6 में है, 2 years later she left the Loreto convent where she had spent many happy and useful years। 2 साल के बाद उन्होंने लोरेटो कॉन्वेंट छोड़ दिया, जहां पर उन्होंने कई खुशी से भरे साल गुजारे थे। ये लास्ट है, S1 फर्स्ट है। आई पी पे आते हैं। हर हार्ट वेंट आउट टू द पीपल लिविंग देयर। उनका दिल चला गया उनके साथ, मतलब उनको बहुत सिंपैथी हुई उन लोगों के साथ जो वहां रह रहे थे। क्यों में है, इन 1946 शी आस्क्ड फॉर परमिशन टू वर्क इन द स्लम्स। 1946 में उन्होंने परमिशन मांगा कि वो इन स्लम्स में, इन झोपड़पट्टियों में काम करना चाहती हैं। देन वन डे व्हाइल शी वाज रिटर्निंग फ्रॉम एन एरैंड शी सॉ द स्लम्स ऑफ कलकत्ता। एक दिन जब वो अपने कुछ काम निपटाकर वापस आ रही थी तो उन्हें कलकत्ता की झोपड़पट्टियां दिखी। एस में है, शी फेल्ट शी हैड फाउंड हर सेकंड वोकेशन हर रियल कॉलिंग।
उन्हें ऐसा लगा कि उनको उनका दूसरा घर मिल गया है, उनका पर्पस मिल गया है इस जीवन का। पढ़कर तो लग रहा है मदर टेरेसा के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आई अब हम अरेंज करते हैं इसको। फिर से वही बात है, क्या आप पेयरिंग बना पा रहे हो? अब देखो, जैसा मैंने बोला कि ये सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि मैंने कहीं से निकाले हैं और एक एक करके चूज किया कि पेयरिंग होगी या नहीं होगी। जो बच्चे मुझसे पहले से पढ़ते आ रहे हैं, मैं 99.9% पीक्यूआरएस क्वेश्चन पेयरिंग से ही बनाता हूं। ठीक है, और हर बार बनते भी हैं और सही भी होते हैं। तो मैं बस आपको सिखा रहा हूं कि किस तरीके से सोचना होता है। आंसर तो आप कैसे भी तरीके से अचीव कर लोगे, आपको सोचना कैसे है एग्जाम में, आपको मैं वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पेयर पकड़ते कैसे हैं, मैं वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ था, हर हार्ट वेंट आउट टू द पीपल लिविंग देयर। अब ये देयर का मतलब क्या है? वहां जो लोग रह रहे थे। कहां रहने की बात हो रही है? कहीं कुछ घर जैसा बोला गया है क्या? हाँ जी, बोला गया, स्लम की बात बोली गई है। तो क्या हम पी से स्टार्ट कर सकते हैं? अगर हम यहां बोलेंगे पी से, तो फिर देयर का क्या मतलब होगा? कोई मतलब नहीं होगा, तो पी वाला आंसर तो नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ 1946 शी आस्क्ड फॉर परमिशन टू वर्क इन द स्लम्स। स्लम्स के आगे द लगा हुआ है, हम अचानक से स्लम्स तक कैसे पहुंच गए? यहां लिखा हुआ था 17 सालों तक उन्होंने शेल्टर्ड लाइफ जी। 1946 में उन्होंने परमिशन मांगा कि वो उन स्लम्स में काम करना चाहते हैं। कौन से स्लम्स में? नहीं पता, तो क्यू वाला भी आंसर नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे। देन वन डे व्हाइल शी वाज, अच्छा अब जो दो ऑप्शन बचे हैं इनमें देखना, दोनों में आर फर्स्ट है, तो आर तो पहला हमें फिक्स मिल गया है। एक दिन क्या हुआ कि वो रिटर्न कर रही थी एरैंड से, उन्होंने स्लम्स ऑफ कलकत्ता देखा। ठीक है, इसके बाद देख लो दोनों में पी है, तो ये भी फिक्स हो गया कि हर हार्ट वेंट आउट टू द पीपल लिविंग देयर। उनका दिल मतलब उनसे इंपैथी बन गई, सिंपैथी बन गई, जो लोग वहां रह रहे थे। आर के बाद पी फिक्स्ड है। आगे बढ़ेंगे। क्या उन्होंने डायरेक्टली परमिशन मांगा? नहीं, उन्होंने ऐसा लगा पहले उन्हें कि उनको उनका रियल कॉलिंग मिल गया, पहले उनको पर्पस मिला कि मुझे इनकी सेवा करनी है। उसके बाद ही तो इन्होंने डिसाइड किया होगा कि सेवा करेंगी, तो एस के बाद क्या होगा? क्यू होगा। तो आंसर क्या है? आर पी एस क्यू, आर पी एस क्यू। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर पी एस क्यू। सही बोल रहा हूं ना मैं? ठीक है, आगे बढ़े। लिखा है ह्यूमन वेज ऑफ लाइफ हैव स्टीडली चेंज्ड। जो जीवन के तरीके हैं वो लगातार इंसान के बदले हैं। S6 में, इवन इफ वी ट्राई टू डू नथिंग वी कैन नॉट प्रिवेंट चेंज। अगर हम ये कोशिश करें कि हम कुछ भी ना करें, तो भी हम बदलाव को रोक नहीं सकते, मतलब हम समय को पकड़ के बैठ नहीं सकते। पी में लिखा है एंशिएंट इजिप्ट, ग्रीस, द रोमन एम्पायर, द डार्क एजेस एंड द मिडिल एजेस, the renaissance of the age of modern science and of modern nations, one has succeeded the other, the history has never stood still। इजिप्ट की बात करें, ग्रीस की बात करें, रोम की बात करें, मिडिल एजेस की बात करें, रेनासा की बात करें, ये सब कुछ एक के बाद एक आता गया, लेकिन इतिहास कभी किसी के लिए नहीं रुका, मतलब समय कभी किसी के लिए नहीं रुका। क्यों में है अबाउट 10,000 years ago man lived entirely by hunting। लगभग 10,000 साल पहले इंसान सिर्फ और सिर्फ शिकार के ऊपर निर्भर था। आर में है अ सेटल्ड सिविलाइज्ड लाइफ ओनली बिगैन व्हेन एग्रीकल्चर वाज डिस्कवर्ड। एक जो सिविलाइज्ड लाइफ है इंसान का, सलीके की जिंदगी जो है इंसान की, वो तब शुरू हुई जब एग्रीकल्चर को डिस्कवर किया गया, जब खेती को डिस्कवर किया गया। एस में है फ्रॉम दैट टाइम टू दिस सिविलाइजेशन हैज ऑलवेज बीन चेंजिंग। उस समय से लेके अब तक सिविलाइजेशन जो है ये बार बार बदलता रहा है। फ्रॉम दैट टाइम टू दिस सिविलाइजेशन हैज ऑलवेज बीन चेंजिंग। आइए देखते हैं किसके बाद क्या हो सकता है, कहीं कुछ पेयरिंग मिल रहा है क्या। देखो सबसे पहले तो ये बात एकदम मतलब राइटिंग ऑन द वॉल है, और आप भी यहां से समझ गए होंगे कि 10,000 साल पहले इंसान जो था वो हंटिंग पे जी रहा था। ये सबसे प्राचीन बात हो रही है, तो शुरू तो क्यू से ही होना चाहिए, क्योंकि 10,000 साल पहले की बात की गई है। हम अक्सर कहानी वैसे ही स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये वाला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। 3 ऑप्शन बच रहे हैं हमारे पास, सबसे पहला हो गया क्यू। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, इसका पेयरिंग किसी के साथ बनेगा क्या? बोल रहा है 10,000 साल पहले इंसान जो है वो हंटिंग के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट था। उसके बाद जिंदगी कब बदली? जब एग्रीकल्चर डिस्कवर हुआ, जिसका मतलब है इसके बाद क्या होना चाहिए था? आर होना चाहिए था, आर होना चाहिए था। अच्छा उसके बाद क्या होगा? हमने क्यू बिठा लिया, हमने आर बिठा लिया, एक और पेयर बन रहा है, उसे भी देख लेते हैं। लिखा है फ्रॉम दैट टाइम,
उस वक्त से अब तक सिविलाइजेशन बदलता रहा है। उस वक्त से अब तक सिविलाइजेशन बदलता रहा है। कौन से वक्त से? जब एग्रीकल्चर डिस्कवर हुआ था। क्या बोला गया? 10,000 साल पहले इंसान शिकार पे जीता था। सेटल्ड सिविलाइज्ड लाइफ तब स्टार्ट हुआ जब एग्रीकल्चर को डिस्कवर किया गया, और उस वक्त से अब तक सिविलाइजेशन बदलता रहा है। ठीक है, और फिर कैसे कैसे बदला है उसका डिस्कशन यहां किया गया है। मतलब पूरा का पूरा क्या बना? क्यू आर एस और पी, क्यू आर एस पी, क्यू आर एस पी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? आगे बढ़े 5 नंबर। इन आवर यूथ वी आर एप्ट टू थिंक दैट अपलॉज एंड पब्लिसिटी कॉन्स्टिट्यूट सक्सेस। हमारे कम उम्र के जीवन में जब हम जवान होते हैं, यंग होते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि अपलॉज और पब्लिसिटी यही हमारा सक्सेस है। मतलब जब कोई हमारे लिए तालियां बजा दे या हम बहुत ज्यादा फेमस हो जाएं, तो ऐसा लगता है कि यही वाला सक्सेस है। S6 में लिखा है, सो लेट अस बी इनिशिएटेड इनटू द मिस्ट्रीज ऑफ मैच्योरिटी एंड बी टॉट हाउ टू रेजिस्ट एंड स्पर्न द ल्यूर ऑफ हॉलो शोज। तो लिखा है कि तो ऐसा करते हैं कि हम शुरू करते हैं मैच्योरिटी की का जो रहस्य है उसको शुरू करते हैं और पढ़ाते हैं खुद को कि कैसे रेजिस्ट करना है और कैसे स्पर्न मतलब होता है मना करना, कैसे मना करना है ये जो खोखले शोज हैं, ये जो खोखला दिखावा है, इसके ल्योर को, इसके अट्रैक्शन को। ये S6 है, फिक्स्ड है। टी पे आइए। द मैन हु वैल्यूज द अपलॉज मोर देन हिज ओन एफर्ट हैज नॉट आउटग्रोन हिज यूथ। एक ऐसा व्यक्ति जो तालियां, तारीफ, इनको ज्यादा वैल्यू करता है और अपनी मेहनत को वैल्यू नहीं करता, वो अभी तक बच्चा है। क्यों में? इट इज आवर अचीवमेंट और वर्क विच विंस लास्टिंग रिवॉर्ड्स। ये हमारे अचीवमेंट या हमारे काम होते हैं जो हमें अंततः इनाम दिलाते हैं। आर में लिखा है, बट दीज आर ओनली द ट्रैपिंग्स द एफेमेरल इल्यूजन्स। लेकिन ये जो है ये केवल और केवल जाल है, ट्रैपिंग है। एफेमेरल याद होगा आपको, हमने बहुत बार एफेमेरल पढ़ा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जो चीज शॉर्ट लिव्ड हो, बबल की तरह हो, है ना। तो ये एफेमेरल इल्यूजन है और कुछ नहीं है, ये भ्रम है। ठीक है, इल्यूजन्स हैं ये। One should concentrate on one's work knowing that applause will come on sought. हर व्यक्ति को अपने आप में कंसंट्रेट करना चाहिए अपने काम पर, ये समझते हुए, ये जानते हुए कि तारीफ तो आ ही जाएगी। ये बात मैं अक्सर कहता हूं, ऑलमोस्ट हर दूसरा पोस्ट मेरा यही होता है कि फोकस ऑन द प्रोसेस, एवरीथिंग एल्स इज बाय प्रोडक्ट। मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, मेरे कोर्सेज बिकेंगे। मैं अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा तो ये सब मोहमाया है ना। अगर मैं पैसे के पीछे भागूं, फेम के पीछे भागूं और पढ़ाई पे कम ध्यान दूं, पढ़ाने पे कम ध्यान दूं, अपने स्किल पे कम काम करूं, कुछ रहेगा क्या मेरे पास? कुछ नहीं रहेगा। तो यहाँ पे वही बात कही गई है, ये जो तालियां, ये जो गालियां, ये भ्रम पैदा करने वाली चीजें जो हैं, इनसे इंसान को दूर रहना चाहिए। ठीक है, आइए अब हम इसको अरेंज करके ट्राई करते हैं। मुझे एक चीज जो यहां पे थोड़ी सी खटकी थी वो ये थी, आर नंबर में देखना लिखा है बट दीज आर ट्रैपिंग्स। सबसे पहले ये दीज क्यों यूज किया गया है? क्योंकि दीज तो एक प्लूरल नंबर है। इसका मतलब हम एक से ज्यादा चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जाल है, ये आपको फंसा रहा है। ठीक है, कहां पे बताया गया था एक से ज्यादा चीज के बारे में? यहां पे अपलॉज के बारे में बोला गया था जो सिंगुलर है, अचीवमेंट के बारे में बोला गया था जो कि सिंगुलर है, काम के बारे में बोला गया था जो कि सिंगुलर है। फिर ये दीज आ किसके लिए रहा है? फिर मैंने S1 के बाद इसको ट्राई किया, लिखा था अपलॉज एंड पब्लिसिटी। ये दोनों चीजें मिला के प्लूरल होती हैं। इसका प्रूफ आपको यहां पे दिख रहा है, कॉन्स्टिट्यूट जो वर्ब का पहला फॉर्म है, जिसका मतलब है इसे प्लूरल माना जा रहा है। दो अलग अलग चीजें हैं, चूंकि ये प्लूरल हैं, इन्हीं के बारे में बोला जा रहा है ना कि ये ट्रैपिंग्स है। हमने तो पूरा यही पढ़ा है, कंटेक्स्ट यही है पैसेज का कि अपलॉज और पब्लिसिटी सिर्फ और सिर्फ ट्रैपिंग्स है, जिसका मतलब ये है कि हमारा अरेंजमेंट किससे स्टार्ट होना चाहिए? आर से। बोलो समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इस दीज से मुझे अंदाजा लगा। ठीक है, आर से स्टार्ट होना चाहिए। ऑप्शन पे आइए, एस से स्टार्ट है, पी से स्टार्ट है, क्यू से स्टार्ट है, आर से स्टार्ट है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर हुआ? अब एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने यहीं से कैसे स्टार्ट किया, आपको तो आंसर पहले से पता होगा। तो देखो दोस्त, बात ऐसा है कि हर बार मैं ये चीज बोलता हूं, फिर दोहरा रहा हूं, जब भी मैं पढ़ रहा होता हूं ना, मेरी एक नजर हमेशा ऑप्शंस पे होती है। यहां पे मैंने देखा कि पहला ऑप्शन एस से स्टार्ट था, दूसरा पी से, तीसरा क्यू से, चौथा आर से। तो दिमाग में ऑटोमेटिकली आया कि मैं अगर सिर्फ
पहला वाला जो एलिमेंट है उसको पकड़ लूं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको स्ट्रीट स्मार्टनेस बोलते हैं। ये आपको एग्जाम में दिखानी पड़ेगी जब आप PQRS या प्रोसेस वगैरह फॉलो कर रहे हो कि कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, आई S1 में लिखा है माई ऑफिस सेंट एन अर्जेंट ईमेल आस्किंग मी टू रिटर्न। मेरे ऑफिस ने मुझे एक बहुत अर्जेंट ईमेल भेजा और यह कहा कि आपको वापस आना पड़ेगा। S6 में इट वॉज इवनिंग बिफोर आई कुड सिट एंड राइट टू माई पेरेंट्स दैट आई वुड बी ज्वाइनिंग देम सून। यह शाम का वक्त था, ठीक है, इससे पहले कि मैं बैठ पाता और अपने पेरेंट्स को लिख पाता कि मैं अभी जा रहा हूं, बहुत जल्दी वापस आऊंगा। P में I immediately replied requesting a few days of grace as I had to book the return passage, pack and attend sundry matters before winding up my establishment here। लिखा हुआ मैंने तुरंत रिप्लाई किया और उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि मुझे कुछ दिन की छुट्टी और दे दीजिए क्योंकि मुझे अपना रिटर्न टिकट देखना पड़ेगा, पैक करना पड़ेगा और सन्ड्री मैटर्स जो जनरल मैटर्स हैं उनको भी थोड़े बहुत निपटाने पड़ेंगे। क्यों में ऑन द वे आई वेंट टू द लॉन्ड्री एंड मेड श्योर आई वुड गेट माई क्लोथ्स ऑन टाइम। रास्ते में मैं लॉन्ड्री भी गया और मैंने अपने कपड़े वहां पे दिए ताकि मैं ये निश्चित कर पाऊं कि मुझे मेरे कपड़े प्रेस करके या धोकर बहुत जल्दी समय पे मिल जाएंगे। आर में है देन आई रश टू द बैंक। उसके बाद मैं बैंक गया, कलेक्टेड ऑल माई मनी, अपने सारे पैसे कलेक्ट किए एंड मेड रिजर्वेशंस फॉर माई रिटर्न जर्नी, और मैंने रिजर्वेशन किया अपने रिटर्न जर्नी का। फ्रॉम द शॉप नेक्स्ट टू इट, उसके बगल वाली दुकान से, आई बॉट अ कपल ऑफ ट्रंक्स टू डंप माई बुक्स। मैंने कुछ बस्ता खरीदा जिसमें मैंने अपने किताबें डाली एंड अदर ऑड आर्टिकल्स, और कुछ सामान डाले सो दैट आई कुड सेट देम अवे इन एडवांस, ताकि मैं उनको पहले भेज पाऊं। ठीक है, आइए अभी 2 मिनट पहले मैंने बोला था कि जब भी मैं पढ़ता हूं तो हमेशा मेरी एक नजर ऑप्शन पे होती है। अभी फिर मैंने ऑप्शन देखा और मैंने ये नोटिस किया कि चारों के चारों पी से स्टार्ट है। इसका मतलब ये तो फिक्स है कि सबसे पहले पी होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, पी होगा। तो पी में लिखा था कि मैंने उनको मैसेज किया या रिप्लाई किया और ये बोला कि भैया मुझे कुछ दिन का वक्त और दे दो। ठीक है, अब देखते हैं पी के बाद एग्जैक्टली क्या हो सकता है। लिखा था ऑन द वे। ऑन द वे, देखो ये पी के बाद अगर हम क्यू बिठाएं तो लिखा है रास्ते में। कहां के रास्ते में? अभी तक तो रास्ता जाने का जिक्र ही नहीं हुआ है। पहले में बोला गया मेरे ऑफिस ने मुझे अर्जेंट मेल भेजा, पी में बोला गया कि मैंने इमीडिएटली रिप्लाई किया कि कुछ और मुझे वक्त दे दीजिए। मैंने रास्ते में लॉन्ड्री देखा, कहां के रास्ते में? पता नहीं। तो पी के बाद क्यू तो नहीं हो सकता, पी के बाद क्यू नहीं हो सकता, और कहीं पी के बाद क्यू नहीं हो सकता। आगे आइए, लिखा था एस में फ्रॉम द शॉप नेक्स्ट टू इट, उसके बगल में एक दुकान थी। सोचो, पी के बाद अगर हम एस बिठाएं, पी में लिखा है कि मैंने इमीडिएटली रिप्लाई किया कि मुझे कुछ दिन का ग्रेस पीरियड चाहिए, कुछ काम निपटाना है। उसके बगल में एक दुकान थी। किसके बगल में एक दुकान थी? पी के बाद अगर हम एस बिठाएंगे हमें मीनिंग ही नहीं समझ में आएगा। तो पी के बाद एस नहीं हो सकता। अब 2 ऑप्शन है, पी के बाद आर है। ये तो फिक्स हो गया, पी के बाद आर है। अच्छा, आर में क्या था? मैं बैंक गया, पैसे निकाले और रिजर्वेशन किया अपनी जर्नी में। अच्छा, मैं बैंक जा रहा हूंगा तो रास्ता भी तो होगा बैंक में। तो क्यू में लिखा था रास्ते में। मैं लॉन्ड्री गया और मैंने अपने कपड़े दिए। कहां के रास्ते में? बैंक जाने के रास्ते में। यहां लिखा हुआ था रस्ड टू द बैंक, मैं बैंक की तरफ भागा, तो उसी के रास्ते का जिक्र हो रहा है। फिर इसका मतलब आर के बाद क्यों होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? क्यू होना चाहिए था। फिर क्या होता? एस, पी आर क्यू एस, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? 7 पर आए, लिखा वर्ड्सवर्थ न्यू द बिहेवियर ऑफ आउल्स इन द नाइट बेटर देन मोस्ट ऑफ अस नो द वेज ऑफ ब्लैक बर्ड्स इन डे टाइम। लिखा हुआ विलियम वर्ड्सवर्थ की बात हो रही है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे उनको उल्लू का बिहेवियर रात को कहीं ज्यादा अच्छे से पता था जितना हमें ब्लैक बर्ड्स का दिन का बिहेवियर पता है। S6 में हिज ग्रेट पोएट्री ओज मच टू द नाइट। उनकी जो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं ना, वो एक तरीके से कर्जदार हैं रातों की। क्यों पता नहीं, पी में देखते हैं। आउट ऑफ स्कूल देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द आवर्स ही केप्ट। स्कूल के बाहर वो जितना चाहते वो उतना समय बिताते, उसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। ठीक है, क्यू में है नो पोएट एवर हैड हैप्पियर स्कूल डेज। कोई भी ऐसा पोएट नहीं था जिसके इतने अच्छे स्कूल के दिन थे। आर में he would skate by the lights of the stars, snare woodcocks at dead of the night, watch the sunrise after a long ramble। लिखा हुआ है वो रात को स्केट करते तारों के नीचे, वो स्नेयर करते रहते वुडकॉक्स को,
या फिर वो बहुत बार सनराइज देखते एक बहुत लंबी यात्रा के बाद। एस में थ्रू आउट लाइफ ही वॉज एन इनवेटरेट वॉकर बाय नाइट। इनवेटरेट का मतलब होता है जो आदमी आदतन या शौकिया कुछ करता है, एकदम पैशनेटली करता है। तो क्या लिखा हुआ है कि पूरी जिंदगी में वो रात भर वॉक करने का उनको बड़ा शौक था। ठीक है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की बात हो रही है। आइए, हमने सबका हिंदी पढ़ लिया, अब हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं कहां पे क्या लिखा है, क्या मतलब बन रहा है उसका। लिखा है कि वर्ड्सवर्थ न्यू द बिहेवियर ऑफ आउल्स इन अ मैनर आइए बेटर देन मोस्ट ऑफ अस द वेज ब्लैक बर्ड्स इन डे टाइम। ठीक है, कहीं कुछ पेयरिंग बन रहा था क्या? देखो तो कहीं पे कुछ पेयरिंग बन रहा था क्या? पी में लिखा था आउट ऑफ स्कूल देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द आवर्स ही केप्ट। स्कूल के बाहर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, स्कूल का जिक्र किया गया है यहां पर। अच्छा, क्यू में लिखा है नो पोएट एवर हैड हैप्पियर स्कूल डेज। कोई भी ऐसा पोएट नहीं था जिसके स्कूल डेज हैप्पियर थे। मैंने क्या बोला, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने बोला क्यू में कि कोई भी ऐसा पोएट नहीं था जिसके स्कूल के दिन इतने खुशनुमा थे। क्यू में, ठीक, क्यों खुशनुमा थे, कहीं जवाब है क्या? हाँ, पी में जवाब है, क्योंकि कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि स्कूल के बाद आप कितने देर स्कूल से बाहर रहते हो। अगर ऐसा रिस्ट्रिक्शन किसी बच्चे के ऊपर से हट जाए तो वो तो खुशी होगा ना, जिसका मतलब है क्यू के बाद तो पी बैठ ही सकता है, क्यू के बाद तो पी बैठ ही सकता है। आइए, क्यू के बाद पी, क्यू के बाद पी नहीं हो सकता, क्यू के बाद पी नहीं हो सकता, क्यू के बाद पी। दो ऑप्शन हमें मिल रहा है, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका। आगे बढ़ेंगे, लिखा हुआ है क्यू के बाद पी के बाद, क्यू के बाद पी के बाद हाँ, तो मैं बोल रहा था क्यू के बाद पी हो गया। आगे बढ़ेंगे, रात भर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, तो वो रात भर करते क्या थे? यहां लिखा है कि वो स्केट करते थे, वो स्नेयर करते थे और वो सनराइज देखते थे। जिसका मतलब है क्यू के बाद पी होगा, पी के बाद आर होना चाहिए, क्यू के बाद पी होगा, पी के बाद आर होना चाहिए। अच्छा देखो, बहुत बढ़िया सवाल है, दोनों के दोनों में क्यू के बाद पी, पी के बाद आर है ना? लेकिन अगर हम देखें एस को कहां बिठाना है, एस को पहले बिठाना है या एस को बाद में बिठाना है? तो देखो, पहले अगर हमने बिठा दिया तो सेंटेंस का सिंक टूट जाएगा, क्योंकि यहां पे पूरी जिंदगी वो एक इनवेटरेट वॉकर थे, रातों को रात भर चलते रहते थे। ठीक है, ये बात तो आखिरी है कि यहां पे हमने ये देखा कि वो स्केट करते थे, स्नेयर करते थे, सनराइज देखते थे और उसके बाद पूरी रात यहां वहां घूमते रहते थे। इसका मतलब ये है आर के बाद क्या होना चाहिए था? एस होना चाहिए था। तो पूरा अरेंजमेंट क्या होगा? क्यू पी आर एस। आगे बढ़े, 8 नंबर लिखा है द यंग ट्रैवलर gazed out in the dismal country with a face of mingled repulsion and interest। जो यंग ट्रैवलर था उसने उस दयनीय कंट्री को बहुत ही मिंगल मतलब एकदम घृणा के साथ देखा। ठीक है, S6 में he quickly restored it to his secret pocket। उसने तुरंत उसे अपने सीक्रेट पॉकेट में डाल लिया। P में है at intervals he drew from his pocket a bulky letter to which he referred and on the margins of which he scribbled some notes। लिखा हुआ है कि इंटरवल के दौरान वो अपने पॉकेट से कुछ खत निकालता था, बड़ा भारी भरकम सा खत निकालता था और उनके मार्जिन्स पे वो कुछ कुछ लिखता रहता था। क्यों में इट वॉज अ नेवी रिवॉल्वर ऑफ द लार्जेस्ट साइज। वो एक नेवी रिवॉल्वर था, बहुत बड़े साइज का। आर में है फ्रॉम द बैक ऑफ हिज वेस्ट he produced something which one would hardly have expected to find in the possession of so mild-mannered a man। अपने पिछले पॉकेट से उसने कुछ ऐसा निकाला जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों को थी कि इतने अच्छे बिहेवियर वाला व्यक्ति ये रख सकता है। इसमें as he turned it slantwise to the light, the glint upon the rims of the copper shells within the drum showed that it was fully loaded। जैसे उसने उसे थोड़ा झुकाया लाइट में, उसके जो रिम्स थे और जो कॉपर शेल्स थे वो ऐसे चमका और वो ये दिखा कि वो पूरी तरीके से लोडेड था, वो पूरी तरीके से लोडेड था, है ना? चलो अरेंजमेंट देखते हैं। यहां लिखा हुआ था इट वॉज अ नेवी रिवॉल्वर ऑफ द लार्जेस्ट साइज। वो एक नेवी रिवॉल्वर था सबसे बड़े साइज का। ठीक है, अच्छा यहां लिखा था कि इट वॉज फुली लोडेड। हम लोग समझ रहे हैं ये बात बहुत अच्छे तरीके से कि किस चीज के लोडेड होने की बात हो रही है।
ऑब्वियसली यहां पे गन के लोडेड होने की बात हो रही है, रिवॉल्वर के लोडेड होने की बात हो रही है, जिसका मतलब है क्यू के बाद एस होगा, ये बात तो फिक्स्ड है। अच्छा, उसने एक आर में लिखा था, उसने पिछले पॉकेट से निकाला था कुछ ऐसा जिसकी लोगों को उम्मीद नहीं थी कि माइल्ड मैनर्ड व्यक्ति, ये जो एक माइल्ड मैनर्ड व्यक्ति था वो ये निकाल सकता है। मेरी मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको बहुत सोफिस्टिकेटेड लग रहा हूं, अचानक से मैं बंदूक निकाल दूं तो आप सरप्राइज तो हो गए कि यार इतने अच्छे तरीके से बात कर रहा था, बड़ा शिष्ट व्यक्ति लग रहा था, अचानक से इसके पास बंदूक आ गई। मतलब उसने क्या निकाला होगा, जरूर बंदूक निकाला होगा। इसके कंटेक्स्ट में तो यही लग रहा है, जिसका मतलब है आर में ये बोला गया था कि बहुत शिष्ट था और लोगों को उम्मीद नहीं थी कि पिछले पॉकेट से क्या निकालेगा। क्यू में बोला गया उसने रिवॉल्वर निकाला, एस में बोला गया रिवॉल्वर फुली लोडेड था, तो आर क्यू एस का कॉम्बिनेशन तो हो रहा है। आइए, आर क्यू एस नहीं है, आर पी क्यू नहीं है, आर क्यू एस नहीं है, आर क्यू एस है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, लिखा है हिस्ट्री शोज दैट द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द गिफ्ट्स ऑफ नेचर, पर्टिकुलरली द वेल्थ यील्डेड बाय द सॉइल। इतिहास दिखाता है कि जो सिविलाइजेशन का जो ग्रोथ हुआ है ना, ये गिफ्ट ऑफ द नेचर है, मतलब हम प्रकृति का दिया हुआ गिफ्ट है, खास करके कौन सा, जो मिट्टी से बाहर आता है। S6 में है, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द वॉर्स इन द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटीज हिस्ट्री वर फॉट फॉर द गेन ऑफ टेरिटरी। खास करके जो शुरुआत में जो वॉर्स लड़े गए थे ना, वो हमेशा टेरिटरी के गेन के लिए लड़े जाते थे, मतलब ये मेरा ये तुम्हारा, इसके लिए लड़े जाते थे। पी में द मोर लैंड दे हैड द मोर दे वर सेटिस्फाइड। उनके पास जितना जमीन था, जितनी भूमि थी, वो उतने ही ज्यादा संतुष्ट होते थे। क्यों में है द नेचर एंड द क्वालिटी ऑफ द लैंड दे पोजेस्ड वर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू देम। जो नेचर और जो क्वालिटी ऑफ लैंड उनके पास था वो उनके लिए बहुत अहमियत रखता था। आर में है ऑल एंशिएंट कम्युनिटीज वर्कड हार्ड टू प्रोड्यूस फूड। लिखा है जितने भी एंशिएंट कम्युनिटीज थे वो बहुत कड़ी मेहनत करते थे भोजन को प्रोड्यूस करने के लिए। एस में है देयर वॉज ऑल्सो अ ग्रेट डिजायर अमंग देम टू पोजेस एज मच लैंड एज पॉसिबल। उनकी बहुत ज्यादा इच्छा थी कि वो जितना ज्यादा लैंड पोजेस कर पाए वो उतना ज्यादा लैंड पोजेस करें। आइए अरेंजमेंट देखते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत आसान था अगर आप एलिमिनेशन जानते हो तो, ठीक है, मतलब सिंपली आप कौन सा नहीं होगा, बस इसका अंदाजा अगर आपने लगा लिया है तो काम बहुत आसान है। दिखाता हूं कैसे। क्या लिखा हुआ था, द मोर लैंड दे हैड। दे किसके लिए आ रहा है पता नहीं, अगर हमने S1 के बाद P बिठाया तो यहां जो हम दे लिख रहे हैं ये किसके लिए आ रहा है। S1 में लिखा हुआ इतिहास बताता है कि हमें प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। P में बोला उनके पास जितनी जमीन थी, किनके पास भाई नहीं पता, तो P से स्टार्ट नहीं हो सकता। आई द नेचर एंड द क्वालिटी ऑफ लैंड दे पोजेस्ड वर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू देम। फिर से दे किसके लिए आ रहा है नहीं पता, क्यों वाला भी आंसर नहीं होगा। ऑल एंशिएंट कम्युनिटीज वर्कड हार्ड टू प्रोड्यूस फूड, चेक करेंगे आगे। देयर वाज आल्सो ग्रेट डिजायर अमंग देम टू पोजेस एज मच लैंड, फिर से एस वाला आंसर नहीं होगा। कौन सा बना, ऑप्शन नंबर ए। आसान सवाल। 10 नंबर, व्हाई डू द इंग्लिश ट्रेवल। जो अंग्रेज इंग्लैंड के हैं वो क्यों इतना ट्रेवल करते हैं। S6 में फॉर हियर इन कॉस्मोपॉलिटन इंग्लैंड one is always exposed to the danger of meeting all sorts of peculiar aliens। क्योंकि यहां जो कॉस्मोपॉलिटन इंग्लैंड है, जिसका मतलब है इंग्लैंड में हर तरह के लोग बसे हैं, हर देश के लोग बसे हैं, तो ये जो कॉस्मोपॉलिटन इंग्लैंड है यहां हमेशा खतरा है कि उनको बहुत अजीब अजीब से लोग मिल जाएंगे। पी में बिसाइड्स, इसके अलावा दे आर टॉट दैट ट्रेवल ब्रॉडन्स द माइंड। लिखा हुआ है कि इसके अलावा उन्हें यह भी बताया जाता है कि ट्रेवलिंग आपका दिमाग खोलता है। क्यों में दे डू सो मेनली बिकॉज देयर नेबर डज दिस एंड दे हैव कॉट द बग फ्रॉम हिम। लिखा हुआ है वो ऐसा करते हैं क्योंकि उनके पड़ोसी ऐसा करते हैं और उनको वही कीड़ा काट चुका है। आर में ऑल्दो दे हैव नाउ डिस्कवर्ड द सैड ट्रूथ दैट व्हाटएवर ट्रेवल मे डू टू द माइंड इट सर्टेनली ब्रॉडन्स अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लिखा हुआ है कि लेकिन अब उनको इस सच का पता चल गया है, जो कि दुखद सच है, कि हमारे दिमाग को खोलता है या नहीं ये पता नहीं, पर हमारे और शरीर के अंगों को, फॉर एग्जांपल पेट को जरूर बड़ा कर देता है ट्रैवलिंग। ठीक है। एस में बट एंड परहैप्स मेनली दे ट्रैवल टू अवॉइड फॉरेनर्स। लेकिन और शायद
पहला रीजन और सबसे जरूरी रीजन यही है कि वो फॉरेनर्स को अवॉइड करने के लिए ट्रेवल करते हैं। आई हमसे पूछा गया है अरेंजमेंट क्या है, कहीं कहीं पे कोई लिंक बना क्या, अभी तो मैंने खुद ही बोल दिया आपको लिंक क्या था। यहां पे बोला गया था कि ट्रेवलिंग दिमाग खोलता है, यहां बोला गया था कि दिमाग के साथ जो भी हो पर आपके शरीर के और अंग जरूर, जैसे आप देखते हो ना जब कोई ब्रिटिश जो ब्लॉगर है वो इंडिया आता है, यहाँ का स्ट्रीट फूड खाता है और मोटा होकर जाता है, इसका मतलब ये है कि वो दिमाग खोले ना खोले आपको मोटा जरूर कर देगा, जिसका मतलब है पी के बाद आर बैठना चाहिए। यहाँ पे दिमाग का खोलने का जिक्र किया गया, यहाँ बोला जा रहा है कि दिमाग खोले ना खोले वो आपका वजन जरूर बढ़ा देगा, तो पी के बाद आर होना चाहिए। पी के बाद आर नहीं है, पी के बाद आर है, पी के बाद आर है, पी के बाद आर है, तीन में पी के बाद आर है, एक ऑप्शन हमने काट दिया। आगे बढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ था वो ट्रेवल करते हैं ताकि वो फॉरेनर्स को अवॉइड कर सके। क्यों? S6 में रीजन लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन इंग्लैंड में ये बहुत चांसेस हैं कि उनको बहुत किस्म के एलियंस मिलेंगे। एलियंस को, फॉरेनर्स को एलियंस कहा जा रहा है यहां पर, फॉरेनर्स को एलियंस कहा जा रहा है यहां पर। इसका मतलब यह है एस में बोला गया था कि वो इसलिए ट्रैवल करते हैं मेनली क्योंकि वो फॉरेनर्स को अवॉइड करना चाहते हैं। कौन से फॉरेनर्स को? जो फॉरेनर्स इंग्लैंड आ गए हैं, मतलब उनको अपने ही देश में इतने फॉरेनर्स मिल रहे हैं कि उनको अवॉइड करने के लिए वो अपने देश छोड़कर जा रहे हैं। क्या बेतुकी बात है। इसका मतलब यह है कि एस के बाद S6 होना चाहिए था, तो एस पे आके एंड हो जाना चाहिए था। आइए चेक कीजिए, क्यू पे एंड है, आर पे एंड है, एस पे एंड है, आंसर होगा, आंसर होगा। आगे बढ़े, अब यहां पे आपने एक और एग्जांपल देख लिया कि एलिमेंट्स फर्स्ट से लास्ट से पेयरिंग करके जैसे बनाना है बनाओ, मतलब है आंसर सही आने से। लिखा है जंबो द फेमस 3 मीटर एलिफेंट वाज बोर्न इन अफ्रीका ओवर 100 ईयर्स अगो। जंबो जो कि एक 3 मीटर का एलिफेंट था, वो अफ्रीका में पैदा हुआ था लगभग 100 साल पहले। S6 में बिफोर हिज डेथ इन सितंबर 1882 ही हैड बीन सीन बाय ओवर 20 मिलियन अमेरिकन्स। सितंबर 1882 में जब उसका देहांत हुआ था, उसके पहले लगभग वो 2 करोड़ अमेरिकन्स को देख चुका था, या 2 करोड़ अमेरिकन्स से वो मिल चुका था। ठीक है। पी में आफ्टर दिस एम्बार्केशन इन न्यूयॉर्क ही वॉज टेकन इन अ प्रोसेशन टू द प्लेस वेयर ही वॉज टू बी केप्ट। डिस एम्बार्केशन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का नाव से उतरना। क्या होता है? नाव से उतरना। तो कह रहा है कि जब वो न्यूयॉर्क में नाव से उतरा तो उसे एक जलसे के थ्रू लेके जाया गया जहां पे उसे रखना था। क्यू में है अनदर एडमायरर was the famous American showman Barnum who bought it for a huge sum in February 1882। लिखा हुआ है अगला जो एडमायरर था वो था अमेरिकन जो शोमैन बार्नम नाम का व्यक्ति था, उसने 1882 में बहुत महंगे कीमत में इसे खरीदा था। आर में है ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम हिज नेटिव लैंड टू लंदन जू ही वॉज अ फेवरेट ऑफ क्वीन विक्टोरिया। लिखा हुआ है उसे ट्रांसपोर्ट किया गया था अपने नेटिव लैंड। कौन सा है नेटिव लैंड उसका? अफ्रीका। लिखा था यहां पे अफ्रीका से उसको लंदन में शिफ्ट किया गया था और वो क्वीन विक्टोरिया का बड़ा फेमस था, बड़ा फेवरेट था। ही मेड हिज ट्रांस अटलांटिक वॉयज अबोर्ड SS असाइरन मोनार्क, ये एक नाव का नाम है। तो लिखा हुआ है कि उसने अपना जो अटलांटिक ओशन जो उसने पार किया था, तो ये जो ट्रांस अटलांटिक वॉयज था उसका, वो उसने SS असाइरियन मोनार्क में किया था। ठीक है। आई सबसे पहले जो एक चीज बिल्कुल ऑब्वियस है हम उसको फिगर आउट कर लेते हैं। यहां पे ये बोला गया था कि वो क्वीन विक्टोरिया का फेवरेट था, मतलब आर नंबर में बोला गया कि क्वीन विक्टोरिया का फेवरेट था, और क्यू में बोला गया कि उसके एक और एडमायरर थे। तो पहले पहला वाला एडमायरर बता दें तब दूसरा बताएंगे। क्वीन विक्टोरिया पहली एडमायरर थी, दूसरा एडमायरर ये बार्नम नाम का व्यक्ति था, जिसका मतलब ये है कि आर के बाद क्यू होगा। ठीक है, हो सकता है कि इमीडिएट बाद ना हो, पर मैं ये कह रहा हूं कि आर के बाद क्यू होना चाहिए। ठीक है, इमीडिएट बाद हम चेक कर लेंगे। अच्छा, बीच में हम कुछ और लगा सकते हैं क्या? लिखा था ही मेड ट्रांस अटलांटिक वॉयज, वो नाव के थ्रू गया था, समुद्री यात्रा की थी। और पी में बोला गया था कि समुद्री यात्रा से उतरने के बाद, जिसका मतलब है एस के बाद क्या बैठता? एस के बाद बैठता पी। यहां बोला गया था नाव से गया था और फिर आगे बोला गया नाव से उतरने के बाद, जिसका मतलब है एस के साथ क्या बैठेगा? पी। तो हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जिसमें आर और क्यू एक साथ बैठे और एस और पी एक साथ बैठे। आइए, आर क्यू एक साथ होना चाहिए, नहीं है। आर क्यू एक साथ, एस और पी एक साथ होना चाहिए, एक साथ नहीं है। आर क्यू एक साथ है, एस और पी में पी पहले है, नहीं, एस के बाद पी होना चाहिए। आर के बाद क्यू, एस के बाद पी, आंसर होगा।
बोलो पेयरिंग करके बना कि नहीं बना। 12 नंबर देखिए, लिखा है यूनिवर्सिटीज आर पिक्यूलियर इंस्टीट्यूशंस। यूनिवर्सिटीज जो होते हैं ये बहुत ही अजीब इंस्टीट्यूशंस होते हैं। S6 में लिखा है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ नॉलेज क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है नॉलेज क्रिएशन का और डिस्ट्रीब्यूशन का। पी में है ट्रेडिशनली एलीट इंस्टीट्यूशंस, द मॉडर्न यूनिवर्सिटी हैज प्रोवाइडेड सोशल मोबिलिटी टू प्रीवियसली डिसइनफ्रेंचाइज्ड ग्रुप्स। लिखा हुआ है जो पहले एक अमीरों का इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, जो मॉडर्न यूनिवर्सिटी है वो उसने हर व्यक्ति को एक्सेस दिया है, सोशल मोबिलिटी कॉज किया है, जिसका मतलब है हर तबके का व्यक्ति अब मॉडर्न यूनिवर्सिटी जा सकता है। क्यों में लिखा है द कंटेम्पररी यूनिवर्सिटी स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ इट्स सोसाइटी। जो अभी का समकालीन जो यूनिवर्सिटी है वो कहां खड़ी है भैया, वो खड़ी है एक सेंटर ऑफ द सोसाइटी पे। आर में है दे हैव कॉमन हिस्टोरिकल रूट्स येट आर डीपली एम्बेडेड इन देयर सोसाइटीज। उनका जो ऐतिहासिक ढांचा है वो सेम है, लेकिन ये अपने समाज से बहुत ज्यादा आज भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। Established in the medieval period to transmit established knowledge and provide training for a few key professions, universities have become a primary creator of new knowledge through basic research। लिखा हुआ है कि इनका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये मेडिवल पीरियड में हुआ था, ताकि ये नॉलेज इंपार्ट कर सके और ट्रेनिंग दे सके कुछ की प्रोफेशंस में। यूनिवर्सिटीज जो हैं अब एक प्राइमरी क्रिएटर बन चुके हैं नॉलेज का बेसिक रिसर्च के थ्रू। आइए, बढ़िया सवाल है, अरेंज करना है, हम पेयरिंग करने की कोशिश करते हैं। एक चीज जो मेरे लिए यहां पर स्टैंड आउट कर रहा था ना, आपने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया, यहां पे लिखा हुआ था इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। मतलब ये S6 के पहले वो लाइन होना चाहिए जहां पे हम कोई सिंगुलर नंबर से डील कर रहे हो, तभी तो हम यहां पे इट कह रहे हैं ना। आइए देखते हैं, लिखा है ट्रेडिशनली एलीट इंस्टीट्यूशंस, द मॉडर्न यूनिवर्सिटी हैज प्रोवाइडेड सोशल मोबिलिटी टू प्रीवियसली डिसइनफ्रेंचाइज्ड ग्रुप्स। हो सकता है पी पे खत्म हो। द कंटेम्पररी यूनिवर्सिटी स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ इट्स सोसाइटी। हो सकता है क्यू पे खत्म हो। दे हैव कॉमन हिस्टोरिकल रूट्स एंड येट आर डीपली एम्बेडेड इन देयर सोसाइटीज। यहां तो दे का जिक्र किया गया, जिसका मतलब है आर पे तो खत्म नहीं हो सकता, आर पे खत्म नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे। Established in the medieval period to transmit established knowledge and provide training for a key professions, universities। इसका मतलब एस पे भी खत्म नहीं होगा, एस से कोई ऑप्शन खत्म है क्या? कोई नहीं। ठीक है, एक हमने ऑप्शन यहां से काट दिया। अब हम देखते हैं कि बाकी अरेंजमेंट में कहीं पे कुछ लिंक हमें मिल रहा था क्या। चलो पहला वाला पकड़ लेते हैं। आपकी क्या बोला गया था, यूनिवर्सिटीज एक बहुत ही अजीब सी जगह है, बहुत ही अजीब जगह है, बहुत ही पिक्यूलियर स्पेस है। क्यों पिक्यूलियर है भाई, ऐसा क्या हुआ है इसमें कि हम इसको पिक्यूलियर कह रहे हैं? तो उसका जिक्र किया गया है एस में, देख लेना। लिखा था कि जब मेडिवल पीरियड में इसे बनाया गया था तो एक स्टैब्लिश्ड नॉलेज और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए कुछ की प्रोफेशनल्स के द्वारा इसको बनाया गया था। लेकिन अभी यूनिवर्सिटीज एक प्राइमरी क्रिएटर बन चुके हैं न्यू नॉलेज के और बेसिक रिसर्च के। ठीक है, अच्छा इसी लाइन को कंटिन्यू कर रहा है अगला लाइन विच इज इन पी। पी में क्या बोला गया था, पहले ये एलीट इंस्टीट्यूशन था, केवल अमीर लोग या बड़े तबके के लोग यहां जा सकते थे। और यहां पे भी वही बोला गया था कि एस्टैब्लिश्ड नॉलेज और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे कुछ की प्रोफेशंस का, मतलब ये बहुत एलीट था, कुछ ही लोग वहां जा सकते थे। तो एस के बाद पी है, एस के बाद पी है, आइए चेक कीजिए। एस के बाद क्यू है, एस के बाद पी है, एस के बाद क्यू है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बोलो समझ में आया? आगे बढ़े। 30 लिखा एट द एज ऑफ 18 गांधी वेंट टू कॉलेज बट रिमेन फॉर ओनली पार्ट ऑफ द ईयर। लिखा हुआ 18 साल की उम्र में गांधी कॉलेज गए, लेकिन वहां पे वो कुछ हिस्से ही रहे, एक साल के। S6 में दिस वॉज अगेंस्ट हिज रिलीजन एंड मोस्ट ऑफ हिज रिलेटिव्स वर अगेंस्ट हिज गोइंग। ये उनके रिलीजन के अगेंस्ट था, धर्म के खिलाफ था, और उनके बहुत सारे रिलेटिव्स थे, या ज्यादा करके रिलेटिव्स जो थे वो इसके अगेंस्ट में थे। पी में लिखा है सून आफ्टर दिस he was advised to go to England to study to be a lawyer। इसके ठीक बाद इन्हें यह एडवाइस दिया गया कि आप इंग्लैंड चले जाओ लॉयर बनने के लिए। क्यों में
स्टडीज डिड नॉट इंटरेस्ट हिम एंड ही डिड नॉट डू वेल, उनको पढ़ने में मजा नहीं आता था और वो अच्छा नहीं कर रहे थे। आर में इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू लीव इंडिया एंड गो टू अ फॉरेन लैंड वेयर ही वुड हैव टू ईट एंड ड्रिंक विद फॉरेनर्स, उनके लिए ये बहुत मुश्किल था कि ये भारत छोड़कर जाएं किसी एक फॉरेन लैंड में और वहां जाकर वो ड्रिंक करें या ईट करें फॉरेनर्स के साथ। एस में है दिस वुड नॉट बी इजी, ये आसान नहीं होता। ठीक है, आइए कुछ पेयरिंग बना पाए क्या? मुझको एक पेयरिंग दिखा यहां पर, होपफुली आपको भी दिखा होगा। S6 में क्या था? ये उनके धर्म के खिलाफ था। अब सोचो क्या धर्म के खिलाफ हो सकता है? उनको एडवाइस दिया गया इंग्लैंड जाने का, क्या ये धर्म के खिलाफ था? नहीं। पढ़ाई में उनको मन नहीं लगता, क्या ये उनके धर्म के खिलाफ था? नहीं। उनको डिफिकल्टी थी कि वो इंडिया छोड़कर नहीं जा सकते थे क्योंकि उनको वहां जाके ईट और ड्रिंक करना पड़ेगा फॉरेनर्स के साथ, ये उनके धर्म के खिलाफ था। ये ठीक लग रहा है कि उनको ईटिंग और ड्रिंकिंग करनी पड़ेगी फॉरेनर्स के साथ, ये उनके रिलीजन के खिलाफ था। ये तो ठीक लग रहा है। दिस वुड नॉट बी इजी, ये आसान नहीं होगा, ये उनके धर्म के खिलाफ था। नहीं, जिसका मतलब है हमने S6 पकड़ा है अगर, तो लास्ट एलिमेंट हमें दिख रहा है साफ साफ कि R पे आके खत्म होना चाहिए। आई, यहां Q पे खत्म है, नहीं हो सकता। R पे खत्म है, S पे खत्म है, नहीं हो सकता। R पे खत्म है। दो ऑप्शन हमें ऐसा मिल रहा है जिसमें R पे आकर ये खत्म हो रहा है। अब आइए अंदाजा लगाते हैं। लिखा था कि 18 साल की उम्र में गांधी कॉलेज गए, लेकिन कुछ हिस्से ही रहे वो एक साल के कॉलेज में। इसके बाद अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर बी हमें S बिठाना चाहिए। ये आसान नहीं होता। क्या तुक है? 18 साल की उम्र में गांधी कॉलेज गए, ये आसान नहीं होता, कोई सेंस नहीं है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। बोलो समझ पाए कि नहीं? क्या है? QPSR। आगे बढ़े। लिखा है कि वन ऑफ द मेनी यंग साइंटिस्ट हु चोज टू थ्रो इन देयर लॉट विथ रदरफोर्ड वाज एन ऑक्सफोर्ड फिजिकल केमिस्ट फ्रेडरिक सॉडी। लिखा हुआ है कि बहुत सारे साइंटिस्ट में से एक जिनको ये मौका मिल पाया कि वो रदरफोर्ड के साथ काम कर पाए, उनका नाम था फ्रेडरिक सॉडी। S6 में वी नाउ नो दैट गामा रेज आर अ पर्टिकुलरली फियर्स फॉर्म ऑफ एक्सरेज। अब हमें यह पता है कि जो गामा रेज हैं वो एक्सरेज के ही बहुत ही फियर्स फॉर्म हैं। P में हिज एसोसिएशन विथ रदरफोर्ड लास्टेड ओनली 2 years। उनका जो रदरफोर्ड के साथ जो एसोसिएशन रहा वो केवल 2 साल तक ही रहा, बट दैट वाज लॉन्ग इनफ टू चेंज द होल फेस ऑफ फिजिक्स। लेकिन वो इतना था कि उन्होंने फिजिक्स का पूरा हुलिया बदल दिया। Q में he was just 23, वो केवल 23 साल के थे। R में they found that thorium changed into a new element thorium X and in the process gave off what was apparently a gas and at the same time a third type of ray which they named after the Greek letter gamma। उनको ये पता चला कि थोरियम जो है वो एकदम से नया एलिमेंट थोरियम एक्स में बदल जाता है और इस प्रोसेस में वो एक गैस रिलीज करता है, साथ ही साथ में एक नए टाइप का, एक थर्ड टाइप का एक रे बनाता है जिसका नाम उन्होंने गैमा रखा था ग्रीक लेटर के ऊपर। एस में when he teamed up with Rutherford they investigated thorium which as Marie Curie had shown was radioactive। जब उन्होंने रदरफोर्ड के साथ टीम किया तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था थोरियम नाम के एक एलिमेंट को जो कि मैडम क्यूरी ने कहा था कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। आई, आसान सवाल है क्योंकि बहुत इजीली अंदाजा मिल रहा है। जो पेयरिंग मैंने बहुत आराम से कर ली थी वो ये था कि यहां पे बात की गई है थोरियम को वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और यहां लिखा दे फाउंड, तो पहले उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया थोरियम को और फिर उनको ये कंक्लूजन मिला, जिसका मतलब है एस के बाद आर होना चाहिए। आइए, एस के बाद आर है, एस के बाद आर है, एस के बाद आर नहीं है, एस के बाद आर है। एक ऑप्शन कट गया यहां से। आगे बढ़ते हैं। क्यू नंबर में लिखा था ही वॉज जस्ट 23, वो केवल 23 साल के थे। कौन केवल 23 साल के थे? यहां पे हम जब किसी के बारे में बताते हैं तो ये कहते हैं कि बहुत यंग एक यंग साइंटिस्ट है, नाम था फ्रेडरिक सॉडी। यंग क्यों में बताया गया? क्योंकि वो केवल 23 साल के थे, जिसका मतलब स्टार्ट किससे होना चाहिए था? क्यू से स्टार्ट होना चाहिए था। स्टार्ट क्यू से होना चाहिए था। आई, क्यू से स्टार्ट होना चाहिए था। पी से स्टार्ट है, नहीं हो सकता। क्यू से स्टार्ट है, क्यू से स्टार्ट है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो सबसे पहले हुआ क्या कि वो 23 साल के थे, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने टीम अप किया, उनको थोरियम का पता चला। एक जो छूट गया वो ये है कि रदरफोर्ड के साथ जो उनका संबंध था वो केवल वो उनका 2 साल ही चला, 2 साल के बाद वो नहीं चला। लेकिन उसमें ध्यान दीजिएगा, उसमें उन्होंने फिजिक्स का हुलिया बदल दिया। कैसे?
अगर मैं आपसे पूछूं कैसे, तो उसका जवाब एस और आर में है, जिसका मतलब है किसी भी हालत में एस और आर के पहले पी होना चाहिए। हमने बोला है क्यू से स्टार्ट होगा, समझना, हमने बोला है क्यू से स्टार्ट होगा, लिख रहा हूं यहां पे, हमने बोला कि क्यू से स्टार्ट होगा, है ना, और किसी भी हालत में एस और आर के पहले पी होना चाहिए, तो यहां पे पी होगा, फिर क्या होगा एस, फिर क्या होगा आर, तो क्यूपीएसआर ऑप्शन होना चाहिए था। आइए देखिए क्यूपीएसआर कहां है, यह है क्यूपीएसआर, यह है क्यूएसपीआर, आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बोलो समझे कि नहीं समझे। 15 नंबर देखो, लिखा है द बॉय फेल्ट हिज वे अप द क्रीकिंग स्टेयर्स थ्रू थिक डार्कनेस। लिखा हुआ है कि लड़के को यह समझ में आया जब वो सीढ़ियों पर चल रहा था अंधेरे में। S6 में he was just telling himself he was safe when the door was flung open and the gaunt old man grabbed his shoulder। वो अपने आप को कह ही रहा था कि वो बिल्कुल ठीक है ना, जब वो मतलब जब दरवाजा खुला और एक बूढ़े व्यक्ति ने उसको कंधे से उठा लिया। पी में all he had to do was just get past the central door on the landing। उसका काम बस ये था, वो बस ये करना चाह रहा था कि वो किसी तरीके से सेंट्रल डोर तक पहुंच जाए। क्यों में he stopped as the great clock below whined for a few seconds and gave out a single solemn stroke। वो रुका जब वो बड़ी सी जो घड़ी थी वो कुछ सेकंड के लिए बजी और एक सिंगल जो स्ट्रोक था वो बजा या आवाज हुआ। आर में his eyes were raised to the faint moonlight that shone above the landing। उसकी जो आंखें थी वो उस चंद्रमा को देख रही थी जो कि लैंडिंग के ऊपर था। एस में he hesitated as the sound died down and then crept on, thinking that if they could sleep through that, they would sleep through any noise he could make। वो थोड़ा हेजिटेट कर रहा था जब जैसे जैसे करके वो साउंड जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा था और वो बढ़ता गया, ये सोच के कि अगर इस साउंड में ये लोग सो सकते हैं तो फिर कोई भी साउंड वो बना दे ये लोग सो ही जाएंगे। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा है जो कहीं से भागने की कोशिश कर रहा है, सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, ठीक है, कोई दरवाजा है ऊपर और वो ये सोच रहा है कि दरवाजे तक पहुंच जाऊं तो मैं सेफ हूं, और लास्ट में वो पकड़ा जाता है। ठीक है, आई कोई पेयरिंग मिली क्या, मुझको एक पेयरिंग मिली। क्यू में क्या लिखा हुआ था कि एक ग्रेट क्लॉक है जो आवाज कर रहा था, वाइन कर रहा था, आवाज कर रहा था। आवाज का जिक्र कहीं और था, एस में था। वो हेजिटेट कर रहा था जैसे जैसे जो साउंड है वो डाई डाउन हो रहा था। डाई डाउन का मतलब क्या है, जैसे जैसे साउंड जो है वो मर रहा था, जिसका मतलब है क्यू के बाद क्या होगा, एस होगा। क्यू के बाद क्या होगा, एस होगा। आई क्यू के बाद एस है सॉरी काट दिया गलती से। क्यू के बाद एस है, क्यू के बाद एस है, क्यू के बाद एस है, क्यू के बाद पी है, नहीं हो सकता। एक चीज तो हमने अंदाजा लगा लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ था S6 में कि जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा और उसे ऐसा लगा कि वो ठीक है, एक व्यक्ति ने उसे ग्रैब किया। इसका लिंक किसी के साथ है, हाँ जी पी के साथ है। क्या लिखा था, ऑल ही हैड टू डू, उसे बस यही करना था कि सेंट्रल डोर को उसे पार करना था, और वो जब सेंट्रल डोर पे पहुंचा तो क्या हुआ, उसको पकड़ लिया गया। जिसका मतलब है S6 के पहले क्या होना चाहिए था, पी होना चाहिए था, तो पी से एंडिंग होनी चाहिए थी, एंडिंग होनी चाहिए थी। ऑप्शन देखिए तो आर से एंडिंग है, पी से एंडिंग है, एस से एंडिंग है। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। आगे बढ़े। 16 नंबर लिखा है, डोंट यू थिंक दैट द हाउस फ्लाई इज अ न्यूसेंस। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो मक्खी है ये एक न्यूसेंस है, एक परेशान करने वाली चीज है। S6 में लिखा हुआ है, when you see a fly rubbing its legs together, it is just cleaning itself and scraping off some of the material that has gathered there। लिखा हुआ है, जब भी आप देखते हो कि कोई मक्खी अपने पैर रगड़ रही है तो एक्चुअली वो अपने आप को साफ कर रही होती है, और जो भी मटेरियल उसके पैरों पे लगा होता है वो उसको स्क्रैप ऑफ कर रही होती है, गिरा रही होती है। पी में फॉर एजेस दैट्स व्हाट मेन कंसीडर्ड द फ्लाई टू बी जस्ट अ न्यूसेंस। बहुत सालों तक जो मतलब लोग हैं उन्होंने एक मक्खी को केवल बस एक न्यूसेंस समझा है, केवल एक परेशानी का कारण समझा है। It was discovered that these flies carried disease germs that cause the deaths of millions of people every year। ऐसा पता लगा कि ये जो फ्लाइज है ना, ये इनके पास एक्चुअली जर्म्स होते हैं जिसके वजह से लाखों लोग हर साल मर जाते हैं। आर में है, बट नाउ वी नो दैट द इनोसेंट लुकिंग हाउस फ्लाई इज वन ऑफ मैन्स वर्स्ट एनिमीज। लेकिन अब हमें पता है कि ये जो मासूम से दिखने वाले हाउस फ्लाई हैं ये इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। एस में it makes an irritating buzzing sound, it annoys you when it crawls on your skin and so on।
लिखा है ये बहुत ही इरिटेटिंग बजिंग साउंड प्रोड्यूस करता है जब ये उड़ता है और आपकी स्किन पे बैठता है, तो ये बहुत अनॉय करता है, बहुत चिड़चिड़ा लगता है ये, है ना। आइए अरेंज करें इसको भी। कहीं से कुछ पेयरिंग था, हाँ जी था, यहां लिखा हुआ था इट वाज डिस्कवर्ड, ध्यान दीजिएगा, ये पता लगा कि ये फ्लाइज जो हैं ये इनके वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। क्या इसके ऊपर कोई एलिगेशन था? हाँ जी। आर में लिखा था जिस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए क्यों लिखा है, आर में क्या लिखा था कि ये दिखते बड़े मतलब आराम से हैं, बहुत बहुत साधारण से हैं, लेकिन ये वर्स्ट एनिमीज हैं, जिसका मतलब है ये सबसे बड़े दुश्मन है। क्यों? इसका रीजन क्यों में बताया गया है। आर में एक फैक्ट बताया गया है, क्यों में उसका रीजन बताया गया है। यहां बोला गया इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, और क्यों में बोला गया कि ऐसा पता चला है कि ये जर्म्स कैरी करते हैं। देखिएगा यहां पे लिखा था कैरीड डिजीज जर्म्स कैरी करने के बारे में बोला जा रहा है। अच्छा, जब ये जर्म्स कैरी करते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, ये जाकर अपना जो पैर है उसे रब करते हैं, और जो भी जर्म्स इनके पास होता है ये छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये सब कनेक्टेड है ना। आर में बताया गया था कि ये वर्स्ट एनिमीज है, क्यू में बताया गया कि ये जर्म्स कैरी करते हैं, और S6 में बताया गया कि ये जर्म्स कैसे हमें नुकसान पहुंचाता है, जिसका मतलब है आर क्यू एंडिंग होना चाहिए। आई लास्ट में आर क्यू होना चाहिए, नहीं है। आर क्यू होना चाहिए, नहीं है। आर एस है, आर क्यू चाहिए, आर क्यू है, आंसर होगा। बोलो समझ पाए? बन रहा है पेयरिंग करके। आगे बढ़े हम 17 नंबर पर आ जाइए, लास्ट सवाल है ये। क्या लिखा हुआ है कि अ सिंगल डिवाइस कैन हीट फ्लूइड्स विदाउट रिक्वायरिंग एन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। एक सिंगल डिवाइस जो है वो फ्लूइड्स को हीट कर सकता है, किसी और इलेक्ट्रिक एलिमेंट की जरूरत नहीं है। S6 में लिखा है बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट देयर इज नो रिस्क ऑफ फायर सो द सिस्टम इज सुटेबल फॉर डेंजरस इन्वायरमेंट्स। लिखा हुआ है क्योंकि वहां पे कोई इलेक्ट्रिकल एलिमेंट नहीं है तो कोई रिस्क नहीं है फायर का, इसीलिए डेंजरस इन्वायरमेंट्स के लिए ये बिल्कुल सुटेबल है। टी में a heat exchanger transfers heat from the central cavity to an air heater, a water heater or an industrial processor। एक हीट एक्सचेंजर जो है ये हीट को ट्रांसफर करता है सेंट्रल कैविटी से एयर हीटर में, वाटर हीटर में और इंडस्ट्रियल प्रोसेसर में। क्यों में है? इट हैज अ कंटेनर लाइक द क्रैंक केस ऑफ अ कार्स इंजन विच कंटेन्स द फ्लूइड टू बी हीटेड। इसमें एक कंटेनर होता है, एक क्रैंक केस की तरह, जैसे कार का इंजन होता है जिसके अंदर फ्लूइड होता है, जिस फ्लूइड को हीट किया जाता है। आर में कंप्रेशन एंड फ्रिक्शन एट द नोजल्स हीट द फ्लूइड सो दैट द टेम्परेचर इन द सेंट्रल कैविटी राइजेस स्टीडली। जो कंप्रेशन और फ्रिक्शन है नोजल्स पे, उसको हीट किया जाता है ताकि फ्लूइड को वो टेम्परेचर मिल जाए सेंट्रल कैविटी वाला, और वो धीरे धीरे करके बढ़ता है। एस में a motor and pulley inside the container turn a rotor wheel which in turn forces the fluid again and again through narrow nozzles into a central cavity। लिखा हुआ है कि एक मोटर और एक पुली जो इस कंटेनर के अंदर होता है वो एक रोटर व्हील को टर्न करता है, जिसकी वजह से फ्लूइड बार बार नैरो नोजल्स के थ्रू सेंट्रल कैविटी में जाता है। ठीक है, ये किसी मशीन के काम करने का तरीका बताया जा रहा है। हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान है। क्यों आसान है देख लेना। पेयरिंग यहीं से हो जाएगी। क्या बोला जा रहा था कि नैरो नोजल्स से सेंट्रल कैविटी की तरफ जाता है, ये वाला वर्ड अभी हमने यहां भी तो पढ़ा था कि फिर क्या होता है, नोजल्स हीट होता है, सेंट्रल कैविटी धीरे धीरे बढ़ती है, जिसका मतलब है एस के बाद आर होगा, एस के बाद आर होगा, ये बात तो फिक्स्ड है, एस के बाद आर होगा। ठीक है, अच्छा लिखा हुआ था अ मोटर एंड पुली इनसाइड द कंटेनर। यहां द कंटेनर क्यों लिखा हुआ है? कहीं और कंटेनर का जिक्र किया गया था क्या? यहां पे बोला गया था इट हैज अ कंटेनर। दिख रहा है, इट हैज अ कंटेनर, जिसका मतलब है पहले होगा क्यू, फिर होगा एस, फिर होगा आर। ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है जिसमें क्यू के बाद एस हो, एस के बाद आर हो। क्यू के बाद एस के बाद आर नहीं है, क्यू के बाद एस के बाद आर नहीं है, क्यू एस आर है, क्यू के बाद एस के बाद आर नहीं है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, क्यू एस आर टी। तो इस वीडियो में हमने 17 सवाल किए हैं। जैसा मैंने पहले बोला था, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपने देख लिया कि क्वेश्चंस आसान भी थे, क्वेश्चंस हेल्प भी कर रहे थे, वो खुद चाहते हैं आप उनको सॉल्व करो। आपको सिर्फ इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि किसके बाद क्या होगा, थोड़ी सी स्ट्रीट स्मार्टनेस इस्तेमाल करनी है ऑप्शन एलिमिनेट करने में, और सारे क्वेश्चंस आपके करेक्ट होंगे। अनलेस बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज वाला सवाल पूछ दिया जाए
इसमें गलती नहीं करोगे आप अगर आप मेरे साथ साथ ठीक ठाक प्रैक्टिस करोगे तो। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और अच्छे कंटेंट के साथ। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।